ये रहे कमेंट। अच्छा आ गए सभी लोग, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कर दें स्टार्ट। एल वाई भी आ गया है, ओ भी आ गया है, कर दें स्टार्ट। चलो, और समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो 1 मिनट और देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अब आगे सभी लोग, स्टार्ट कर दिया हमने। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे थे भैया, कंपोनेंट के बारे में। फिर मैंने बताया था कंजुगेट स्ट्रेस बराबर होती है। उसी को थोड़ा सा फिर मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है। स्ट्रेस क्या टेंसर क्वांटिटी है क्या? तो ये मैंने बताया था, उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लो। स्ट्रेस कैन ऑल्सो डिनोटेड एज टेंसर। डिनोटेड एज टेंसर। लो भैया, तो हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रेस को? ध्यान से सुनना, देख लेना इसको, सिग्मा एक्स एक्स। ये सिग्मा का मतलब क्या, नॉर्मल स्ट्रेस है क्या? टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, ऐसे दे देगा वो बनाकर। मैं बताता हूँ कैसे देगा। टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, और सिग्मा जेड जेड। ये लो, ये शुरू वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? फेस को। जैसे मैं समझाने के तौर पे अगर आपको बताऊं, छोड़ो ऐसे ही रहने दो आप। ये देखो, एक्स फेस है पूरा, इसमें एक्स फेस है, ये वाई, एक्स वाई जेड, ये क्या डायरेक्शन? तो बताया था ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3D के लिए है। अगर मुझे सिमिलरली 2D के लिए लिखना रहे, फॉर 2D, तो क्या होगा मेरे भाई? सिग्मा एक्स एक्स, टाओ एक्स वाई, टाओ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई। ये सवाल दे देगा वो कि भैया बताओ, 2, 20, 30, 50, 60 ऐसे है स्ट्रेस। तो आप वो पूछेगा बताओ सिग्मा एक्स एक्स कितना है, तो ऐसे दे देगा वो सवाल में, और बोलेगा बताओ सिग्मा एक्स एक्स कितना है, तो कितना है इसमें? सिग्मा एक्स एक्स कितना है इस सवाल में? अगर वो ऐसे सवाल दे देता है, पूछेगा बताओ सिग्मा एक्स एक्स कितना है, तो कितना है? तो आपको पता होना चाहिए जो सिग्मा एक्स एक्स है वो पहली वाली टर्म होती है, तो ये है सिग्मा एक्स एक्स। वो बोल देगा सिग्मा वाई वाई बताओ, तो ये सिग्मा वाई वाई है। देखो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट ये रहा, ये है सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट, बाकी तो सब इसमें क्या है, शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट। आगे बात समझ में? तो चलें आगे। लिख लिया सबने? नोट करके लिखेंगे, जो डाउट है पूछते रहना। फोर सेफ डिजाइन
For safe design, stresses in the member generated due to external loading must be less than allowable stress। ये कह रहा है कि फॉर सेफ डिजाइन जो स्ट्रेस जनरेट होंगी मेंबर में वो किसकी वजह से होंगी? ऑफ कोर्स लोडिंग की वजह से होंगी। तो वो मस्ट बी लेस देन, वो अलाउलेबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। अलाउलेबल स्ट्रेस बोल दो या डिजाइन स्ट्रेस बोल दो, उससे कम होनी चाहिए। अरे जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, मुझे बताओ, अगर आप सेफ डिजाइन चाहते हो तो जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो, भैया मुझे एक बात बताइए, वो हमेशा अलाउलेबल स्ट्रेस यानी डिजाइन स्ट्रेस से क्या होना चाहिए? अरे डिजाइन स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए? जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है कम होनी चाहिए ना। अगर उससे ज्यादा होगी जिससे आप डिजाइन कर रखे हो, उस स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस आ गई तो वो आपका स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा? अरे तो आपका स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा भैया? फेल कर जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा भैया? फेल कर जाएगा। वही बात बोली। तो अब यहां पर सर अलाउलेबल स्ट्रेस क्या होता है? अलाउलेबल स्ट्रेस बोल दो या डिजाइन स्ट्रेस बोल दो, एक ही बात है। अलाउबल स्ट्रेस होता है इल्ड स्ट्रेस। अब ये इल्ड स्ट्रेस क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि ये क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एफओएस का मतलब, एफओएस का मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्लियर। अगर सेफ डिजाइन करनी है तो जो स्ट्रेस हमारे मेंबर के अंदर आ रही है वो हमेशा अलाउबल स्ट्रेस यानी या स्ट्रेंथ बोल दो, स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्लियर। और हमने उसके ऊपर क्या कर दिया भैया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया। अगर मैं ये बात सुनूं एग्जाम्पल से मैं इस चीज को फील दिलाऊं, अगर मैं ये बोल दूं कि मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, इस बात का मतलब क्या है? मैं अपने मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप कराऊंगा वो उसकी स्ट्रेंथ का कितना डेवलप कराऊंगा? अगर मैं ये बोल दूं मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं जो मेरी स्ट्रक्चर है या जो मेरा मटेरियल है उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप कराऊंगा वो कितना कराऊंगा? उसकी स्ट्रेंथ का कितना डेवलप कराऊंगा? अरे रेस्पॉन्स करो तभी तो समझाऊंगा। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि मैं मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप कराऊंगा वो उसकी स्ट्रेंथ का कितना डेवलप कराऊंगा? बोलते ही नहीं है। अरे गलत सही कुछ तो बोलो। वो उसकी स्ट्रेंथ का कितना डेवलप कराऊंगा? एल वाई और ओ, उसकी स्ट्रेंथ का कितना डेवलप कराऊंगा? अरे गलत सही कुछ तो बोलो। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि मैं मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप कराऊंगा उसकी स्ट्रेंथ का कितना डेवलप कराऊंगा? हाफ डेवलप कराऊंगा। कितना डेवलप कराऊंगा? हाफ। अगर मैं बोलूं कि मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, इस बात का मतलब है मैं स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप कराऊंगा वो उसकी स्ट्रेंथ का 1/3 डेवलप कराऊंगा। क्योंकि हमेशा जो स्ट्रेस डेवलप होगी, आप लोग बोलते ही नहीं हो यार, पता नहीं क्यों, जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी हमेशा स्ट्रेंथ से क्या करवानी है? स्ट्रेंथ से कम रहेगी। क्योंकि स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेस रहेगी तभी आप हमेशा क्या रहोगे? सेफर रहोगे। आई बात समझ में? ये मैंने फील भी दिला दे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है। अब एक नोट करके लिख लो। आता है जो इल्ड स्ट्रेस है हेयर,
हेयर यील्ड स्ट्रेस is used only for ductile material। यील्ड स्ट्रेस को डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, पूछता है एग्जाम में। और अल्टीमेट स्ट्रेस किसके लिए यूज करते हैं? अब आपसे पूछूंगा मैं, यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब मुझे बताओ डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस है? डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस है? जो समझते हो वही बता दो, बाकी तो मैं अपने आप लिख दूंगा। आप क्या समझते हो? हल्का फुल्का गलत कुछ भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। डक्टाइल मटेरियल से आप क्या समझते हैं? और ब्रिटल मटेरियल से क्या समझते हैं? यस, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो फेल होने से पहले आपको क्या देगा मेरे भाई? फेल होने से पहले आपको देगा वार्निंग। फेल होने से पहले आपको वार्निंग देगा, उसे बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डक्टाइल मटेरियल फेलियर से पहले क्या देगा? फेलियर से पहले क्या देगा मेरे भाई? वार्निंग देगा। वार्निंग का मतलब क्या? डिफ्लेक्शन आ जाएगा क्या? जैसे माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील वार्निंग देगा मेरे भाई। जैसे ब्रिटल मटेरियल फेल, ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फेलियर से पहले क्या नहीं देगा? वार्निंग नहीं देगा। सडनली फेलियर होगा, सडनली, जैसे स्टोन। स्टोन क्या वार्निंग देता है क्या? स्टोन हो गया, कंक्रीट हो गया, ये क्या वार्निंग देते हैं? नहीं देते, ये इंस्टेंट फेल हो जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो हम जब भी डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट की बात करते हैं। क्लियर? अगला नोट नंबर 3। सेफ्टी अगेंस्ट, सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर can also be represented in terms of, in terms of margin of safety, margin of safety। सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट, हम सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इस बात का भी समझाऊंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। लो जी, अब इस बात का मतलब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल लेके, अगर मैं बोलूं मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो 200 यूनिट है। क्लियर? और जो भैया इस डेवलप स्ट्रेस है, मटेरियल में जो डेवलप स्ट्रेस है वो है भैया 20 यूनिट, ये लो 50 यूनिट मान लो, 50। 50 बोलता हूं तो समझ में आता है क्या?
50 बोलता हूँ समझ में आता है, 50 बोलूं? 50 यूनिट है। तो बताओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? बताना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? बताओ भैया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 4 होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 200/50। 4। अब मेरी बात सुनो, इस 4 का मतलब क्या हुआ? फील लेना। इस 4 का मतलब ये हुआ कि जितना स्ट्रेस लग रहा है, कितना स्ट्रेस लग रहा है एलवाई? जितना स्ट्रेस लग रहा है, बताओ कितना स्ट्रेस लग रहा है मटेरियल पर एलवाई? लिखो। जितना स्ट्रेस लग रहा है एलवाई, बताओ कितना स्ट्रेस लग रहा है? भाई थोड़ा सा बताओ तो मजा आता है समझाने में। 50 लग रहा है। ये 4 इस बात को बता रहा है कि जितना स्ट्रेस लग रहा है, इसका 4 गुना स्ट्रेस भी, इसका 4 टाइम्स स्ट्रेस भी मैं मटेरियल के ऊपर लगा दूं, तब भी मेरा मटेरियल क्या नहीं होगा? तब भी मेरा मटेरियल फेल नहीं होगा। क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब समझ में आ गया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब समझ में आ गया। ये जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आई मान लो 6, इसका मतलब है कि मटेरियल के ऊपर जितना स्ट्रेस आ रहा है, उसका अगर मैं 6 टाइम्स और स्ट्रेस लगा दूं, 6 टाइम और स्ट्रेस लगा दूं, तब भी मेरा मटेरियल फेल नहीं होगा। जैसे देख भी सकते हो, मेरा यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया 4। अगर मैं इस 4 का, इसका 4 टाइम्स और लगा दूं स्ट्रेस का, तब भी कितना होगा? 200 ही होगा। क्या तब भी आप किसके बराबर पहुंचे हो? तब भी आप किसके बराबर पहुंचे हो? 204 टाइम्स लगाने के बाद भी स्ट्रेस किसके बराबर पहुंचे? 4 टाइम्स स्ट्रेस लगाने के बाद भी आप किसके बराबर पहुंचे? 200 के बराबर। मतलब क्या स्ट्रेंथ के बराबर ही पहुंचे? और फेलियर होने के लिए तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए? फेलियर होने के लिए तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। आप तो अभी भी नहीं पहुंच पाए, यानी अभी भी सेफ रहोगे। बात समझ में आ गया? कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 आए, इस बात का मतलब है कि जितना स्ट्रेस अभी आपकी बॉडी पर लग रहा है, यानी आपके मटेरियल के ऊपर लग रहा है, उसका 4 टाइम्स ज्यादा लगा दोगे तब भी फेलियर नहीं होगा। अब आता है एमओएस। सर एमओएस फिर क्या बताता है? तो एमओएस यहां पर हो गया 4 - 1 3। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते क्या है? इसका मतलब ये हुआ जितना स्ट्रेस लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ जितना स्ट्रेस लग रहा है। कितना स्ट्रेस लग रहा है? 50। अगर इसका 3 गुना स्ट्रेस इसके अंदर जोड़ दूं, इस एमओएस को ऐसे पढ़ते हैं, जितना स्ट्रेस लग रहा है अगर इसका 3 टाइम्स स्ट्रेस इसके अंदर जोड़ दूं, तब भी मेरा मटेरियल क्या रहेगा? तब भी मेरा मटेरियल फेल नहीं होगा। जोड़ लो। क्या अभी भी 200 आया क्या? क्या अभी भी 200 आया क्या मेरे भाई? अभी भी सेफ है। तो एमओएस को कैसे पढ़ते हैं? जितना स्ट्रेस लग रहा है, अगर उसमें उसका 3 टाइम्स जोड़ दूं, यहां पर 3 आया एमओएस, तब भी मेरा मटेरियल सेफ रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ऐसे पढ़ते हैं, जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जैसे 4 आया, कि 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस लगा दूं, तब भी मेरा मटेरियल सेफ रहेगा। तो कैसे पढ़ते हैं दोनों को? समझ में आ गया क्या? दोनों को कैसे पढ़ते हैं समझ में आ गया क्या मेरे भाई?
तो हमारी पूरी कहानी जो स्ट्रेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्मल स्ट्रेस भी देख लिया हमने और शेयर स्ट्रेस देख लिया। तो स्ट्रेस की पूरी कहानी कंप्लीट। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। अब हम आते हैं स्ट्रेन के ऊपर। हेडिंग डलवाई थी ना स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हम स्ट्रेन के ऊपर आते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोड किसी भी मटेरियल के ऊपर लगाओगे? यस, किसी भी मटेरियल के ऊपर क्या लगाओगे? लोड लगाओगे। मटेरियल के ऊपर आप लोड लगाओगे, लो। ऐसे बोलो तो मजा आएगा आपको पढ़ने पे। आपने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करी तो बताना इस मटेरियल में क्या होगा। सोच के बताओ, अगर आपने किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाई किया तो क्या होगा मटेरियल में? अगर आप ही हो, अगर मैं आपके ऊपर लोड लगाऊं, चेंज होगा। यस। कितने ऐसे बोलो तो मजा आता है पढ़ाने में। सर चेंज होगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या, जो मटेरियल है उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री मतलब बोले तो शेप और उसका साइज चेंज हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? शेप साइज चेंज हो जाएगा। शेप साइज चेंज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। इसी को स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है, दिमाग में हल्का सा फिगर बना क्या, कि कोई भी मटेरियल है अगर उसके ऊपर लोडिंग अप्लाई होगी तो उसकी ज्योमेट्री में चेंज होगा। और वो जो चेंज होगा, जो ज्योमेट्री में जो चेंज है, हमने उसी को स्ट्रेन बोल दिया। क्लियर? अब बात ध्यान सुनना। ज्योमेट्री में चेंज आने का मतलब उसका शेप भी चेंज हो सकता है और उसका, ज्योमेट्री में चेंज आने का मतलब उसका शेप भी चेंज हो सकता है और उसका, बोलो एक एक चीज, उसका शेप भी चेंज हो सकता है और उसका शेप भी मैट बताओ, ज्योमेट्री में साइज भी चेंज हो सकता है। अगर आपने मटेरियल के ऊपर लोड लगाया, ये एग्जाम में आएगा, और अगर सिर्फ क्या चेंज हुआ, मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और ओनली क्या चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, साइज, तो उसको बोल देते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। क्या बोलोगे कभी? अगर आपने मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और चेंज हो गया क्या, शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हुआ, अब की बार साइज नहीं शेप चेंज हुआ, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको शेयर स्ट्रेन बोल देते हैं। क्या ये हल्की हल्की बातें याद रहेंगी? अगर मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और साइज में चेंज आया तो उसको नॉर्मल स्ट्रेन बोल देते हैं। अगर मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और शेप में चेंज आया उसको शेयर स्ट्रेन बोल देते हैं। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया क्या? चलो आगे। अब इन सब बातों को डिटेल में लिख लें। अब इन बातों को सबको डिटेल में लिख लेते हैं अगले पेज। वहन, when the force is applied over the material, it may result in its change of shape of size. This change in shape and size is known as deformation। और डिफॉर्मेशन को ही इंजीनियरिंग में क्या बोल देते हैं? स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन which can be represented in terms of strain। हम उसी को क्या बोल देते हैं भैया? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्लासिफाइड
सारी चीजें समझा चुका हूं इसलिए लिखवा रहा हूं। दिस स्ट्रेन इज फर्दर क्लासिफाइड एज, फर्दर क्लासिफाइड एज, पहला नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन किसे बोलेंगे? चेंज सिर्फ किस में आए? साइज में चेंज आए, तो इस बात को लिखवा दूं। इट इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन इन साइज। अब वो साइज में चेंज बढ़ भी सकता है, साइज कम भी हो सकता है, वो डिपेंड कर जाएगा कि आपने लोडिंग कैसे लगाई है। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल। यानी ये कह रहा है कि जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मुझे बताना स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी। अगर कोई आपसे स्ट्रेन की यूनिट पूछ ले तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी? बताओ यहां से सोचकर कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी। स्ट्रेन बताया, चेंज इन यूनिट लेस होगा। बहुत बढ़िया। चलें भैया, लिख लिया इतना। चलो, चलो भैया, पानी पी लिया, एक बार और पी लेता हूँ। अब मुझे बताओ, मैंने एक मटेरियल दिख रहा है, मैंने एक बीम ली मान लो सपोज। अगर मैं इस बीम के टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो बीम की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? मुझे एक बात बताओ। अगर मैं इस बीम के टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो बीम की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? इसकी लेंथ में एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन अगर टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो? एक्सटेंशन होगा, क्योंकि टेंसाइल लगा रहा हूं। जब लगाऊंगा तो सवाल आएगा, बताओ इसका डायमीटर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा?
जैसे ही मैंने टेंसाइल लोडिंग लगाई तो इसका डायमीटर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ये सवाल आते हैं। इसका डायमीटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? इस तरीके के सवाल आते हैं, बताओ। डायमीटर तो कम हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी पर? लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इसकी बढ़ जाएगी क्या? तो पहले सपोज इसका डायमीटर डी नोट था। पहले अगर इसका डायमीटर डी नोट था, तो अब इसका डायमीटर कितना हो गया मेरे भाई? अब इसका डायमीटर हो गया डीएफ। ठीक है, अब डायमीटर हो गया डीएफ। अगर पहले इसकी लेंथ एल थी, ब्लैक ओरिजिनल स्टेट को दिखा रहा है, बार बार बोल रहा हूं, तो अब इसकी लेंथ कुछ और होगी। अब लेंथ ये होगी। क्या लेंथ में जो चेंज है वो इतना आया है क्या? लेंथ में चेंज क्या इतना आया क्या? भाई केक को देखो, लेंथ शुरू वाली लेंथ को मैंने एल मान लिया, लेंथ में जो चेंज आया मैंने उसको डेल्टा एल मान लिया, टोटल जो लेंथ होगी मैंने उसको एल फाइनल बोल दिया। क्लियर? तो और भैया ये जो डायमीटर में चेंज आया, ये जो डायमीटर, इसको ये कब हुआ? जब लोडिंग कैसी है? जब लोडिंग भैया टेंसाइल है। जब लोडिंग टेंसाइल है। तो मुझे बताओ, मैंने तो ये बात बताई अभी आपको कि जो स्ट्रेन होता है वो तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ होता है। तो बताना चेंज इन लेंथ कितना हुआ? चेंज इन लेंथ तो डेल्टा एल हुआ। ये कितना हुआ? एल एफ माइनस एल के बराबर है क्या? क्या ये एल एफ माइनस एल के बराबर है क्या चेंज इन लेंथ? पहले लेंथ तो एल थी, अब एल एफ हो गया, चेंज इन लेंथ एल एफ माई, और ओरिजिनल लेंथ क्या है भैया? एल ही है क्या? यस। अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से एल एफ निकालना चाहूं, तो एल एफ बराबर क्या होगा? ई एल को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भेज दिया, तो क्या एल वन प्लस ई, क्या ये होगा क्या भैया? सभी लोग मुझे बताओ, क्या मुझे ये बताओ, तो अगर आपसे कोई फाइनल लेंथ पूछे, अगर कोई आपसे फाइनल लेंथ पूछे तो क्या आप इजीली निकाल कर दे सकते हैं? क्या अगर कोई आपसे फाइन लोड के बाद फाइनल लेंथ पूछे तो क्या आप इजीली निकाल कर दे सकते हो क्या? यस। ये क्या है भैया? आपकी फाइनल लेंथ है। फाइनल लेंथ। ये क्या है? आपका स्ट्रेन है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। यहां पर सुनना, ये ई पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहां पर प्लस तब आएगा जब क्या रहेगा? एक्सटेंशन होगा। और यहां पर ई स्ट्रेन नेगेटिव तब आएगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा जब क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन। तो आपसे कभी कोई फाइनल लेंथ निकलवाए तो आप उसमें क्या करोगे? ओरिजिनल लेंथ, और एल क्या है लिख लो, ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने ये डेरिवेशन भी आपको करके दे दिया। बताओ, किसी को कोई तकलीफ? लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं भैया जी। चलें भैया आगे। चलो, एक नोट करके लिखो। पहला नोट, नॉर्मल स्ट्रेन पूछ लेगा कैसे मेजर करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन इज मेजर विद द हेल्प ऑफ
एक्सटेंसोमीटर या वायर स्ट्रेन गेज, इससे हम मेजर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट नोट, एक्सटेंसोमीटर से हम मेजर कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, इफ यू, वी और डब्लू, यू को थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, कई लोग इसको वी समझेंगे। यू वी डब्लू आर द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कोमा वाई कोमा जेड डायरेक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड डायरेक्शन में रेस्पेक्टिवली। देन नॉर्मल स्ट्रेन निकाल कर, नॉर्मल स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं? इन एक्स कोमा वाई कोमा जेड डायरेक्शन इज गिवन बाई, लो भैया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यू किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो इस यू का डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वी, तो लो भैया डी वाई। जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बाई डी जेड। लो जी सर। चलें भैया। अगला, ये तो नॉर्मल स्ट्रेन की बात हो गई। अब आते हैं शेयर स्ट्रेन पे। शेयर स्ट्रेन क्या था, लोड लगाओगे तो चेंज किस में आएगा, शेप में क्या? तो पहली चीज तो ये लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज change in angle that occurs between the two line segments that were originally perpendicular to each other। ये कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगल डेट अकर्स बिटवीन टू लाइन सेगमेंट। दो दो लाइन थी, क्लियर। अब इनमें एंगल था शुरू में 90। अब जब शेप चेंज होगा तो क्या इनके बीच का एंगल चेंज होगा क्या? क्या शेप चेंज होगा तो इन दो लाइनों के बीच में क्या एंगल चेंज होगा क्या? यस। तो वो एंगल चेंज कितना हुआ, वो शेयर स्ट्रेन कहला रहा है। समझ में आया? जैसे अभी डायग्राम से दिखाता हूं। नॉर्मल स्ट्रेन लीड्स टू चेंज इन साइज ऑफ बॉडी whereas shear strain leads to change in shape of material।
कहने का मतलब क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान सुन। मेरी ओरिजिनल बॉडी ये थी। लाइन ही सीधी नहीं बन रही। मेरी ओरिजिनल बॉडी ये थी। आपने इसके ऊपर लगाया लोड। जब आपने इसके ऊपर लोड लगाया, तो बताओ इसकी बॉडी में क्या आ गया। इसकी बॉडी में क्या आ गया भैया, शेप में क्या आ गया, चेंज। रेड वाली से चेंज दिखा रहा हूं, दिख रहा है क्या। रेड वाली से चेंज दिखा रहा हूं, दिख रहा है क्या। पहले जब बॉडी के ऊपर लोड नहीं लगाया था तो इनके बीच का एंगल कितना था। देखो, इनके बीच का एंगल कितना था। 90 डिग्री था दोनों। 90 डिग्री था क्या। अब कितना आ गया भैया। अब ये वाली लाइन यहां पर आ गई तो अब कितना है। लो, पहले वाले 90 था। अब कितना है। अब क्या ये एंगल है क्या दोनों के बीच में, क्योंकि अब ये वाली लाइन तो यहां पर आ गई। ये वाली लाइन तो यहां पर आ गई अब ये जो चेंज है, अब ये कितने का है। ये जो है यही है शेयर स्ट्रेन। क्लियर। तो लिखा है ना, इट इज डिफाइंड एज इज एंगल डेट अकर्स बिटवीन टू लाइन सेगमेंट देयर वेर ओरिजिनली परपेंडिकुलर। अरे भैया ये है, सॉरी मैंने क्या कर दिया। जो स्ट्रेन है वो ये है। ये एंगल अल्फा माना। तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, ये है शेयर स्ट्रेन ये। इसको मैंने गामा बोल दिया कि भैया ओरिजिनल से अब ये कितना जो चेंज आया, ये जो एंगल का चेंज आया है, इसको मैंने बोल दिया शेयर स्ट्रेन। अब ये निकाल के भी दे सकता हूं, मान लो ये चेंज आया। ये जो चेंज आया एंगल का, ये डी यू है, ये डी वाई है। शुरुआत में मुझे बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। क्लियर। और मुझे गामा क्या है, मेरा गामा शेयर स्ट्रेन है। तो मुझे बताओ गामा कैसे नहीं मिलेगा, मुझे 90 में से क्या घटा दूं। अगर मुझे गामा निकालना है, गामा मेरा शेयर स्ट्रेन है, तो 90 में से क्या क्या माइनस कर दूं कि मुझे गामा मिल जाएगा। बताओ, अगर मुझे गामा मेरा शेयर स्ट्रेन है तो 90 में से अल्फा माइनस कर दूं तो क्या मुझे गामा मिल जाएगा। अरे 90 में से ये अल्फा, क्योंकि अभी चेंज कितना आया इन दोनों के बीच में। लो भैया, क्या मुझे ये बताओ, क्या मैं टेन गामा बराबर ये लिख सकता हूं इस ज्योमेट्री से, देखो इतने से, ये जो दिख रहा होगा, क्या मैं इसको डी वाई लिख सकता हूं। यस। और आपको पता है अगर थीटा इज स्मॉल होता है तो टेन थीटा को क्या मैं थीटा ही लिख सकता हूँ, और साइन थीटा को भी मैं थीटा ही लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा ही लिख सकता हूँ। लो भैया, डी यू बाई डी वाई। इतना आया समझ में। पहला, अब दूसरा केस और लेता हूं तब बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। देख लो भैया, पहले जो शेप था अब वो कहां पर चला गया, उनके बीच का एंगल। अब सेम जैसे मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ एग्जांपल, थोड़ा सा टफ। ये है बॉडी। आई थिंक अब आपको और ज्यादा क्लियरिटी से चीजें समझ में आएंगी। लोड मैंने इधर से भी लगाया, ध्यान सुनना, और लोड मैंने इधर से भी लगाया। दोनों साइड से मैंने लोड लगाया, क्या अब ये जो चेंज आया, क्या ये चेंज होगा क्या, देख कर बताना। क्या ये चेंज निकल कर आएगा क्या भैया।
अरे भैया इधर से भी डिस्प्लेस कर दिया, नीचे से इस लोड ने डिस्प्लेस कर दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो डिस्प्लेस हुआ, वो मैं लिख देता हूं, ये तो हुआ डी यू, डी वाई, डी एक्स, डी वी। मेरा, ध्यान से सुनना, मेरा शेयर स्ट्रेन क्या था, कि ये एंगल कितना है, ये शेयर स्ट्रेन था क्या। लो अगर मैं इसको थीटा वन मान लूं, और ये वाली लाइन यहां पर पहुंच गई, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा टू, तो क्या बताओ मेरा यहां पर थीटा वन प्लस थीटा टू, यही शेयर स्ट्रेन होगा क्या। और शेयर स्ट्रेन को अपन गामा से लिखते हैं, क्या यही होगा क्या। देखो ना पिछली बार मैंने क्या लिखा, इसमें सिर्फ चेंज गामा था, देखो अब की बार ये वाली भी होगी, दोनों को जोड़ दिया तो यही मेरा शेयर स्ट्रेन होगा क्या। यस। क्या मैं टेन थीटा वन निकाल सकता हूं। टेन थीटा वन क्या होगा डायग्राम से, डी यू बाई डी वाई, यहां से टेन थीटा टू निकाल सकता हूं बड़े आसानी से। यस, यहां से डीवी बाई डी एक्स। तो अगर थीटा और थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा को क्या थीटा लिख सकता हूं। यस, एंड थीटा टू क्या हो गया, डीवी बाई डी एक्स। तो मुझे बता दो स्ट्रेन क्या हो गया, ये आएगा एग्जाम में, गामा एक्स वाई क्या निकल के आ गया, दोनों को जोड़ दो, स्ट्रेन डी यू बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये तो है एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेन। अगर आपसे कोई गामा वाई जेड पूछ ले तो सिमिलरिटी देखो, अगर एक्स था तो यहां पर क्या है यू, अगर ध्यान से सुनना, एक्स था तो यहां पर क्या है मेरे भाई यू, वाई है तो यहां पर क्या है वी। देख लो मेरे भाई, यहां पर है वाई जेड, तो वाई है तो क्या आएगा मेरे भाई डी, पहले वाई है तो एक्स, देखो एक्स था तो यू, तो वाई है तो डीवी। देखो इसके नीचे क्या है, जब एक्स था तो वाई आया, तो यहां पर क्या आएगा जेड। सिमिलरिटी मैंने लिख दिया। एक याद करना रहेगा आपको, तो ये वाला याद रख लेना एक्स वाई वाला। उसी तरीके से अगर मैं गामा जेड एक्स लिखूं सिमिलरिटी, सिमिलरली, तो क्या होगा, जेड का आएगा पहले तो डी डब्ल्यू, फिर ये आगे वाला देखो, जब एक्स का लिखा तो नीचे आया वाई, तो देखो जब मैंने, समझ में आ रहा है ना, जेड का लिखा तो डब्ल्यू नीचे क्या आएगा एक्स। अब मैं किसका लिखूंगा, एक्स का लिखूंगा, एक्स का डी यू, तो नीचे क्या आएगा जेड। इस तरीके से आप से रिश्ते निकाल सकते हो। अब एक सवाल करूं तो आप मुझे जवाब दोगे। अगर मैं अभी एक सवाल कराऊं इसी के ऊपर, तो क्या आप उसका जवाब दोगे मुझे। लो, इन ए प्लेन स्ट्रेन सिचुएशन, इन एक्स वाई प्लेन, द डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट आर गिवन एज, व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन, बताओ, जवाब दो। शेयरिंग स्ट्रेन बताओ भाई।
करो सोल्व। करो भैया ट्राई। लो भैया, कैसे करेंगे सवाल को? सेम चीज जो अभी बताई। स्ट्रेन देखो, यू एक्स में होता है, ये वाई में, तो क्या लगाना है? स्ट्रेन एक्स वाई वाला क्या? डी यू बाई वाई प्लस डी वी बाई डी एक्स। लो भैया, यू का वाई के रेस्पेक्ट में करो, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? लो लिख भी देता हूं। 2x प्लस में 8y माइनस का 3x प्लस में 5y, और साथ में 10 की पावर -6 चलता रहेगा, तो करो कितना आएगा? y के रेस्पेक्ट में करा तो x का 0, 8, 8 × 10 की पावर -6। इसका कितना आएगा? माइनस का 3 × 10 की पावर -6। कितना आ गया? 5 × 10 की पावर -6 यूनिट।
ये काम एक्स वाई आएगा। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ क्या मेरे भाई? कोई तकलीफ क्या? एल वाई गए क्या सारे? एल वाई और ओ। कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा सवाल, इसके आगे पढ़ेंगे कल। चले। यस, तकलीफ। क्या तकलीफ है भैया, बताओ ओ। क्या तकलीफ है? कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी मेरे भाई। -2x + 8y का अगर आप y के रेस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो x का 0 रहता है, y का 1, तो 8 आ गया। इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 0, क्या आ गया, -3 आ गया। आ गया वो समझ में? जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ उसका होगा y का 1, इसका 0। यहां पर x का कर रहे हैं तो y का 0, और 3x में x का 1 तो -3। सर नीड विद ड्राइंग, इसकी ड्राइंग कैसे बनाऊं? ये तो कैलकुलेशन, इसकी ड्राइंग कैसे बनाऊं? इसकी ड्राइंग कैसे बनाऊं मैं? ये तो डेटा है, इसकी ड्राइंग कैसे बनाऊं भैया? ठीक है भैया, जो डाउट हो आप मुझे और बता देना, सोच लेना कल। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, बाय।